हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि कल यानी कि 17 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, हालांकि मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट मैंने पेपर ये अरेंज किया कहीं से। तो अ, देखते हैं पेपर कैसा है, क्या इसमें चीज़ें हैं। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं। तो एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ जनरल नॉलेज, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ये चीज़ें कहीं से भी सर्च की जा सकती है। हम सीधे फिजिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से फिजिक्स स्टार्ट होती है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्विन पैराडॉक्स से रिलेटेड है। ट्रेवलिंग in twin paradox moves at 0.8 c speed on a round trip for 10 years. How much time will the traveling twin will experience according to special theory of relativity? तो हमको पता है प्रॉपर टाइम और इम्प्रॉपर टाइम में जो रिलेशन होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है, वो 10 ईयर्स है, और डेल्टा टी नॉट कैलकुलेट करना है, और v इज इक्वल टू 0.8 c है। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में रखेंगे तो जो सही आंसर होगा दिस विल बी 6 ईयर्स। तो ये ठीक है, 6 साल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियाई पर मीटर पर क्यूबिक मीटर इज द नंबर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियाई पर क्यूबिक मीटर इज। यहाँ पे एटॉमिक नंबर गोल्ड का दिया हुआ है विच इज 197, और डेंसिटी दी गई है डी इज इक्वल टू 90.32 इंटू 10⁻³ kg पर एम क्यू। ओके, और एवोगाड्रो नंबर दिया गया है विच इज 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो पूछा गया है कि एक क्यूबिक मीटर में कितने गोल्ड के न्यूक्लियाई होंगे। ऑब्वियसली जितने एटम्स होंगे उतने ही न्यूक्लियाई होंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट से हम लोगों को पता है कि 197 ग्राम गोल्ड में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ओके, तो 197 केजी में कितने होंगे, दैट विल बी 6.023 इंटू 10⁻26 एटम्स। ओके, तो डेंसिटी इतनी पर मीटर क्यूब दी गई है, तो देयरफॉर 19.32 इंटू 10⁻³ केजी में कितने होंगे, दिस विल बी 90.32 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई Na और अपॉन 197। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन पर क्यूबिक मीटर गोल्ड। ओके, और उतने ही न्यूक्लियाई भी होंगे। तो मैंने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर मेरा जो आया था विच इज अराउंड 5.9 इंटू 10⁻28 के आसपास आया था। ओके, तो विच इज क्लोजर टू ऑप्शन बी। अब पता नहीं इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑप्शन बी के आसपास है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मुझे मिला विच इज एन इज इक्वल टू रो एन ए बाई एम, और ऑलमोस्ट ये से ही डिराइव कर सकता है, और अगर सारी वैल्यूज रखी जाए तो भी 10⁻28 के आसपास आ रहा है। तो या तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिसमैच है, इस वजह से ऐसा आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आई विल गो विथ ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो यहाँ पे असर्शन है के अल्फा लाइन डज नॉट अपीयर इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हम लोग को पता है अलग अलग सेल्स होते हैं विच इज के एंड एल एम। तो जब भी कभी एल से के में जो ट्रांजिशन होता है,
तो देयर इज अ लाइन विच इज कॉल्ड के अल्फा। तो के अल्फा एक्चुअली ये एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रा में होते हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो के अल्फा डज नॉट अपीयर इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा विच इज ट्रू। और एल सेल कैनॉट रिसीव एनी फर्दर इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट, so I will go with option A, like A is true but R is false. Okay. Okay. Uh, 34. If a particle follows an orbit described by R is equal to A 1 plus cos theta, where A is constant, then the central force varies inversely of the following. ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स का है, लाइक ए 1 plus cos थीटा। तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे लगाना होगा माइनस जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन यम d2u by d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू एफ आर। और यहाँ पे u की वैल्यू 1/r है। तो अगर हम r को रख के इसमें सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली एफ आर विल बी प्रपोज। मैंने सॉल्व किया था तो ये r⁴ आ रहा है, तो इसलिए आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। 35 द एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट इज द फॉलोइंग। ये फॉर्मूला होता है, और ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, द मॉलिक्यूल 17O2 इज, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये आई आर और रमन एक्टिव होता है बट एन एम आर इनएक्टिव होता है। देयरफॉर आई हैव टू गो विथ ऑप्शन डी, ओनली बी इज करेक्ट। ओके, so this is correct option for this. Okay. In question 37, a p-type material is obtained from gallium arsenide. तो एक्चुअली क्या है कि गैलियम आर्सेनाइड एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, GaAs। जो गैलियम है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, और जो आर्सेनाइड है वो फिफ्थ ग्रुप का एक एलिमेंट है। तो इसमें हम लोग एक्चुअली अगर हम लोग आर्सेनिक हटा के उसमें सिलिकॉन डोप कर दें, तो आर्सेनिक के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड दैट विल बी पी टाइप मटेरियल। तो इन 37 का सही ऑप्शन सिलिकॉन होगा। जिसका पेपर है उसने सही ऑप्शन लगाया भी है। 38 में ये एक यूनिट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर्मूला है t माइनस ए एफ टी माइनस ए इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी e टू द पावर माइनस 3s, और यक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा 1/s², तो s पे -2। ओके, तो ये जो ऑप्शन है वो मिल रहा है ऑप्शन बी से, तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। The group velocity g and phase velocity u are related by this equation. For this, which statement is true? इसमें सही स्टेटमेंट देखना है, तो अगर डी यू बाई डी लेमडा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर मीडियम विल बी नॉन डिस्पर्सिव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Question 40, the semi-empirical formula for binding energy of nucleus obtained from surface convection term. This term depends on surface energy depend करती है to a to the power 2 atomic mass पे a to the power 2/3, तो option A will be correct. Okay, 41, find the best value of a and b so that equation y is equal to a plus bx fits the given. तो ये रख के चेक किया भी जा सकता है, तो चेक करने पे ऑप्शन डी सही लग रहा है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन डी इस केस में। ओके,
क्वेश्चन 42, what is the efficiency of Carnot engine operating between the temperature, this one. तो ये फॉर्मूला है, efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. तो अगर दी हुई वैल्यूज हम रखते हैं 1 माइनस 300 इस T2 और T1 500, तो ये होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 5 माइनस 3 बाई 5 आर 2 बाई 5 आर 0.4। मेरे हिसाब से इसका आंसर 0.4 आएगा, सो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। आई डोंट नो इसने कैसे 0.6 लगाया है। उसके बाद विच इन क्वेश्चन नंबर 43 में विच इज द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में डोमिनेंट मोड TE10 होता है, बिकॉज इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो ये ही डोमिनेंट मोड होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Forty-four. What is the primary principle behind operation of photo detector? Option B is correct. Photon absorption and electron excitation. Okay. Eight electric dipoles. Question number 45. Eight electric dipoles of equal magnitude of charge E are placed inside the cube. The total electric flux coming out of the cube is, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि डाइपोल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा इस केस में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन। For rotational Raman spectra, what will be the distance between first Stokes and anti-Stokes Raman lines? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो रमन डिस्प्लेसमेंट होती है विच इज B4J+6, ठीक है। और जो ये जो जे की वैल्यू हो सकती है, क्वांटम नंबर जे की वैल्यू हो सकती है, वो जीरो रेले लाइंस के लिए है, और +-2 विल गिव रमन लाइन। तो रेले लाइन एक यहाँ होगी, और उसके आगे की फ्रिक्वेंसी में ये एंटी स्टोक लाइन होगी, और पीछे की तरफ स्टोक्स लाइन होगी। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, लाइक हम लोग को डिफरेंस लेना है फॉर +2 और -2 में, तो ये जो वैल्यू होगी ये 6B होती है, और इधर भी 6B होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन में कितना डिफरेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, तो दैट विल बी 12B। तो आई हैव टू गो विथ ऑप्शन 12, ऑप्शन ए इन दिस क्वेश्चन। Okay. 47 question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is reason. Assertion is a boy weighs less when immersed in water. Reason Newton's law explain the above phenomenon. Okay. तो ये तो बात सही है कि जब कोई पानी में डुबाया जाता है तो उसका वेट, उसको वेटलेसनेस फील होता है। बट इसके पीछे का प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, न्यूटन लॉ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 48 ferromagnetic substance have I have to go with option C, both high permeability and magnetic susceptibility. Question 49. Which series in the hydrogen atom emission spectrum correspond to the shortest wavelength? Okay, तो shortest wavelength के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना होगा, that is 1/lambda is equal to R 1/Ni² minus 1/Nf²। ओके, तो अगर Ni की वैल्यू 1 है, दैट क्रिएट्स लाइमन, और अगर Ni की वैल्यू 2 है, दैट इज बामर एंड सो ऑन ब्रैकेट फुन। तो यहाँ से ये लगता है कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू Ni। ओके, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए Ni की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी लाइमन।
Okay. Question 50. Bose-Einstein statistics is applied to the particle that तो Bose-Einstein वहाँ applicable होता है जहाँ पे क्वांटम पार्टिकल्स के लिए लागू होता है that are indistinguishable, और वो बोसॉन्स के लिए लागू होता है तो उनकी स्पिन इंटीग्रल होती है, और उनके लिए जरूरी नहीं है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करें। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बोसॉन्स के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं। तो डू नॉट ओबे Bose-Einstein statistic is applied to the particle that do not obey Pauli's exclusion principle. For one-dimensional harmonic oscillator, all odd states, the probability of finding the oxygen particle at the center. तो ये क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात कर रहा है। तो हम लोगों को पता है कि क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में जो पोटेंशियल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और अगर हम लोग वेव फंक्शन प्लॉट करें तो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, ये जीरो एन बराबर जीरो के लिए, और सिमिलरली एन बराबर वन के लिए जो वेव फंक्शन होता है दैट इज कुछ इस तरह का होता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी प्लॉट करें, दिस इज साई, और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट के लिए तो ऐसा ही होगा, और ऑड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू वन के लिए कुछ इस तरह की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम x बराबर जीरो पे बात करें तो दैट इज जीरो। ओके, तो मेरे हिसाब से आई हैव टू गो विथ ऑप्शन सी, जीरो प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन 52, विच स्टेबल न्यूक्लियस हैज रेडियस हाफ ऑफ आयरन 56। तो हमको ये पता है न्यूक्लियर फिजिक्स से फार्मूला, बेसिक फार्मूला आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ओके, वेयर ए इज एटॉमिक मास, आर इज रेडियस। तो अगर हम आर एफ ई और अपॉन आर लिथियम करें तो दैट इज गोइंग टू बी 56/7 टू द पावर 1/3, और 8 to the power 1/3, therefore this is 2, therefore RFE is equal to 2RLI। ठीक है, 2RLI, therefore I will go with option C। Okay, London penetration depth lambda of a superconductor depends on the on which of the following parameter। तो लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज लैम्डा एल इज इक्वल टू अंडर रूट एम ई बाई म्यू नॉट एन एस बाई ई स्क्वायर, वेयर एन एस इज सुपर फ्लूइड डेंसिटी। तो एन एस सुपर फ्लूइड डेंसिटी है, और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, विच इज लैम्डा एल जीरो अपॉन अंडर रूट 1 - टी बाई टी सी टू द पावर 4 आई थिंक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लंदन पेनिट्रेशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सुपर फ्लूइड डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, इफेक्टिव मास पे भी डिपेंड करता है। तो देयरफॉर आई हैव टू गो विथ ऑप्शन बी इन दिस केस। ओके, क्वेश्चन 54, if J is angular momentum then what is the statistical weight of energy level, which is true, 2J plus 1। क्वेश्चन 55, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की तरह दिख रहा है, और इसे कॉम्प्लेक्स से भी सॉल्व कर सकता, बट ये बहुत लेंदी होगा, लेकिन ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। अगर हम लोगों को याद हो तो 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कंडीशन यही है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो 2 पाई बाई अंडर रूट, अगर 13 स्क्वायर विल बी 169, और ये 4 स्क्वायर विल बी 16 माइनस 9, तो देयरफॉर इट इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट 144, या 2 पाई/12, या पाई/6। ओके, तो आई विल गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिस केस, पाई/6।
हाँ ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 56, माइक्रो कैनन एंजेम्बल के लिए एन ईवीएन सही होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में असर्शन है, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। रीजन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर कैन बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल। ओके, तो यहाँ पे जो असर्शन है वो सही है, और जो रीजन है वो रीजन भी सही है। तो बोथ आई विल गो विथ ऑप्शन बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर आई विल go with option B. A and R are correct, and R is the correct explanation of O. ठीक है। 58, 58, when an electromagnetic wave passes through from air to glass, the value of coefficient of refraction is clearly 1.5। सही है, n2/n1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 59, the angle between face diagonal of the angle between face diagonals of a cubic lattice, हाँ तो वो 90 डिग्री ही होगा फेस डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज करेक्ट 59। ओके, 60 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जेनर करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो इसके लिए जेनर करंट, द वैल्यू ऑफ जेनर करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी नॉट इज इक्वल टू 120 वोल्ट, आर इज इक्वल टू 5 ओम, और वी जेड, दिस इज वी जेड इज इक्वल टू 50 वोल्ट, एंड आर एल इज इक्वल टू 10 किलो ओम। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जेनर एक्टिव रीजन में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट इज वी आई। जेनर को हटा के जो वोल्टेज लोड पे बनेगा दैट इज कॉल्ड वी आई। तो इसकी वैल्यू होगी आर एल अपॉन आर प्लस आर एल इंटू वी नॉट। ठीक है, तो अगर हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 वोल्ट के आसपास आएगा। तो सिंस वी आई इज ग्रेटर देन वी जेड, देयर फोर जेनर विल बी इन एक्टिव रीजन। ठीक है ना, जेनर एक्टिव रीजन में रहेगा तो हम लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लोड करंट आई एल, लोड में फ्लो होने वाले करंट, लाइक जो करंट यहाँ फ्लो होगी दैट इज आई एल। आई एल की वैल्यू होगी वी जेड अपॉन आर एल। वी जेड 50 है और आर एल 10 है, तो दैट विल बी 5 मिली एम्पियर। ठीक है, हम टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई मीन्स वी माइनस वी जेड अपॉन आर। सो v की वैल्यू v नॉट है एक्चुअली 120 माइनस 50/5 किलो। ओके, तो ये हो जाएगा 80, आई थिंक, नहीं 70, 70/5, लाइक 14 मिली एम्पियर। ओके, 14 मिली एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। तो आई जेड की वैल्यू होगी आई माइनस आई एल। आई 14 है और आई एल 5 है, तो दिस इज 9 मिली एम्पियर विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन इस केस में। ओके, 61, if the pnx in legendary polynomial of degree n, then for n बराबर 0 the value of what will the value। तो
इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को ये फार्मूला पता है, -1 2 + 1 पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/2n+1 डेल्टा यम एन। ओके, जब यम और एन बराबर होते हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू ये होती है, अदरवाइज जीरो होती है। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको रीअरेंज कर सकते हैं, P0x और PN(x) dx। ओके, तो अगर हम n की जगह पे जीरो रखेंगे इस वाले में तो इसका आंसर 2 आएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, arrange the following steps in sequence: identification of population, random selection of total sample unit, exposure to treatment, random assignment of treatment to one group। ओके, तो ये आई थिंक किसी ड्रग का टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसमें से कुछ यूनिट लेंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट का रैंडम असेसमेंट करेंगे और उसके बाद सारे पॉपुलेशन पे वो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऑप्शन बी लुक्स करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, पाउलिक्स आइगन वैल्यू ऑफ पाउली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 -i और 0, इसका आइगन वैल्यू निकालना है, तो दैट विल बी -λ i तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू +-1। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Okay, 64. An absolute zero temperature Fermi energy of lithium is this much. Calculate the number of conduction electron per unit volume of lithium. तो आई थिंक अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी अप्लीकेबल होगी। तो उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू h²/2m 3π²n⁴। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी से, जिसके लिए डिस्पर्सन रिलेशन होता है इज इक्वल टू h²k²/2m, और वहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट 3D का फार्मूला लगा के ये फार्मूला डिराइव किया गया है। इस हिसाब से स्मॉल एन नंबर डेंसिटी है, तो अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये 10⁻28 ऑर्डर की आ रही है समथिंग। तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी फॉर दिस केस। Okay, 65. The three distinguished particles are distributed in open box, which is divided into components of equal size. What will be the possible number of microstate and macrostate? तो इसमें क्या है कि सपोज हमारे पार्टिकल डिस्टिंग्विशबल हैं, तो ए बी सी पार्टिकल हैं, दो बॉक्स में डिवाइड करना है। तो अगर मैक्रो स्टेट की बात करें तो हम पहले एक बॉक्स में तीनों पार्टिकल को रख सकते हैं, दूसरे में दोनों को रख सकते हैं, जीरो पार्टिकल रखें, या पहले में जीरो रखें दूसरे में तीनों रखें, या 2 1 कर दें, या 1 2 कर दें। यही माइक्रो स्टेट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई माइक्रो, तो ये माइक्रो स्टेट 1 2 3 4 4 माइक्रो स्टेट बनेंगे, और उसके हिसाब से ABC को हम लोग चेंज करके माइक्रो स्टेट बना सकते हैं। तो 4 माइक्रो स्टेट वाला ऑप्शन सिर्फ
ऑप्शन डी में है, तो आई हैव टू गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिस केस. Uh, 66. If two objects of masses 2 kg and 3 kg moving with velocity 3 meter per second and 2 meters per second in opposite direction, uh, and after collision attain a common velocity, then what will the loss of kinetic energy? Okay, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग ये पता कर सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v. ओके, जो कॉमन वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो इस केस में ये m1 2 है और ये 3 है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये जीरो हो जाएगा. तो कॉमन वेलोसिटी विल बी जीरो. लाइक पहले वो मूव कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, अब वो कोलिजन के बाद रुक गए. तो इस केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ 2 इंटू 9. ओके, हाफ यम वी स्क्वायर वी1 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 4. ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 जूल. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है 66 में. 67. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम. हमें एक फॉर्मूला याद है जो कि होता है बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी. तो ई नॉट बाई बी नॉट विल बी सी. इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी. तो आई हैव टू गो विथ ऑप्शन बी. ओके, ओके. व्हाट इज सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल? अच्छा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सिर्फ इवन स्टेट्स होते हैं, तो सिलेक्शन रूल विल बी प्लस माइनस 2. ठीक है, और 69. The Lagrange bracket is invariant under canonical transformation. Second, the Lagrange bracket ओबे कम्यूटेटिव लॉ. ओके, तो मेरे हिसाब से 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी. व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ इन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस? तो ये 3/5 EF होती है. आई हैव टू गो विथ ऑप्शन ए. हाँ, 71. Assertion: the thermonuclear fusion reaction may become the source of unlimited power. ये सही है, फ्यूजन हो सकता है अनलिमिटेड पावर का सोर्स. अ सिंगल फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फ्यूजन सिंगल यूनियन. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी. 72. फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट? तो मेरे हिसाब से जो भी फंक्शन दिए गए हैं ये सारे इवन फंक्शन है एक्सेप्ट डी. डी ऑड फंक्शन है, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की रेंज में, तो ये जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ऑड नेचर. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है. ठीक है, ओके. मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो एंड गेट इस्तेमाल होता है बुलियन मल्टीप्लिकेशन के लिए, और गेट बुलियन एडिशन के लिए, और नॉट गेट बुलियन कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए. तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. 74. व्हाट इज द कम्युनिकेशन रिलेशन बिटवीन एक्स कैप एंड पी कैप? तो
मेरे हिसाब से दिस विल बी आई एच कट. ओके. 74. तो 75 ये तो सीधे फॉर्मूला है डिराक डेल्टा फंक्शन का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. और द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स न्यूमेरिकल अपर्चर एंड वेवलेंथ, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही. आई हैव टू गो विथ ऑप्शन सी. 77. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आउटपुट ट्रांसड्यूसर. हाँ, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है. आउटपुट ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में चेंज करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियन. तो ड्यूट्रॉन तो बोसॉन होता है. मेरे हिसाब से इन सब में बेरिलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो फर्मियन होता है. इसकी स्पिन 3/2 होती है, तो नॉन इंटीग्रल स्पिन है, देयरफॉर इट इज फर्मियन. ये प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज नेट वर्चुअल वर्क डन इज जीरो. या ये सही है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यही है. रेसिप्रोकल लैटिस करस्पॉन्डिंग टू रियल लैटिस. नेवर द सेम एज रियल लैटिस, ऑलवेज सेम एज रियल लैटिस, ओनली वीकली रिलेटेड टू द रियल लैटिस, कैन बी सेम एज द सेम एज रियल लैटिस. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. इसमें से दो ऑप्शन मैच हो सकते हैं कि ये वीकली रिलेटेड भी होता है, रेसिप्रोकल. तो आई विल गो विथ ऑप्शन ए. इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन ए के साथ जाना होगा, विच इज सेफर साइड. विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. सेकंड, ऑब्वियसली सेकंड लॉ एंट्रोपी के बारे में बात करता है. द वेव फंक्शन साई ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस हैज द फॉलोइंग डायमेंशन. हाँ, तो ये दिस इज लेंथ टू द पावर 3/2. नो, जो अगर हम लोग सिंपल पार्टिकल की बात करें तो 1 डायमेंशनल में √2/a साइन समथिंग होता है. तो दिस इज फॉर 1 डायमेंशनल, दिस इज a⁻⁻². तो फॉर 3 डायमेंशन इट विल बी a⁻³ तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी इज दिस इन दिस केस. ओके. द प्रिंसिपल रिजोनेंस डबलेट ऑफ सोडियम राइजेस फ्रॉम. ओ ये तो पी से यस में ही होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फॉर रिजिड स्पेयर ए द scattering cross section at low energy given by 4 pi a square. Option C is correct option. Okay. 85. A demultiplexer can be used as decoder. A demultiplexer is built by using AND gates only. हाँ, डीमल्टीप्लेक्सर को डिकोडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही है. और डीमल्टीप्लेक्सर को बनाने में एंड गेट के साथ साथ नॉर गेट का इस्तेमाल होता है. देयरफॉर आई विल गो विथ ऑप्शन ए, व्हिच इज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ओके. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. दो वेक्टर दी गई हैं. ये ऑर्थोगोनल नहीं है बिकॉज ए डॉट भी जीरो नहीं होगा. पैरेलल नहीं है बिकॉज ए क्रॉस भी जीरो नहीं होगा. तो मेरे हिसाब से वेक्टर ए को वेक्टर बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. देयरफॉर ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, इसको मैट्रिक्स से चेक किया जा सकता है. लाइक अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाए 3 2 1 2 और ये नॉन जीरो हो, तो इस हिसाब से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, तो ये नॉन जीरो होगा. तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. 87. The audio signal, this one is amplitude modulated by carrier signal. The modulation index, so modulation index is amplitude of audio signal upon amplitude of carrier signal. तो इस केस में this is 15/60, 1/4 or 0.25. So option C is correct. 88. What are the possible transition for anomalous Zeeman effect. तो एक्चुअली इसमें डेल्टा जे जो है वो जीरो है और जे इंटीजर है. तो जो पाई कंपोनेंट है, पाई कंपोनेंट विल बी 2j, लाइक 2 होगा. टोटल जीमान कंपोनेंट
3 into pi component like 6. ओके, तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन है. Okay. The resistivity of semiconductor is 7 milliohm meter, and hole mobility is this much. What will be the Hall coefficient? तो हम लोगों को पता है एक रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू आर एच अपॉन रो. तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आर एच विल बी म्यू इंटू रो. ठीक है, तो इस हिसाब से तो आई हैव टू गो विथ ऑप्शन डी. ओके. what what is the phase space trajectory of one dimensional simple harmonic oscillator? Ellipse, obviously ellipse. बहुत आसान सवाल है. A fiberglass has refractive index n1 is this much. This is core and n2 मतलब one cladding का है. In free space ये तो what will be the multipath time dispersion? ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब अक्सर पूछा जाता है इस सब एग्जाम में. तो multipath time dispersion will be का जो फॉर्मूला होता है n1 by n2 अपॉन डेल्टा n इंटू c. तो n1 इज 1.5, n2 इज 1, डेल्टा m इज 0.5 और c 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है, तो हम अगर ये सारी चीजें यहाँ पे रखें तो ऑप्शन विल बी 2.5 नैनो सेकेंड पर मीटर. मेरे हिसाब से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ठीक है. द वैल्यू ऑफ सी एम आर फॉर अ गुड क्वालिटी ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो आइडियली सी एम आर शुड बी एज लो एज पॉसिबल. तो इसमें सबसे कम 20 dB है, तो आई थिंक 20 dB इज करेक्ट आंसर. A particle is moving with 90% of velocity. The ratio of its rest mass with the relativistic mass. ये क्या होगा? तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ठीक है, तो यम नॉट जो दिया हुआ है उस हिसाब से 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर. ठीक है, तो दैट इज यम इज इक्वल टू यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.81. तो यम नॉट बाई यम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 0.19. ठीक है. हाँ, तो अगर इसको सॉल्व करें तो जो भी आंसर आएगा तो मेरे हिसाब से दिस दिस इज अराउंड ये 0.436 ऑप्शन बी. हाँ, ओके. द ग्रेडियंट ऑफ, अब इसमें देखिए ये कॉमा टाइप का लग रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. इसका क्या मतलब होता है? तो एक्चुअली ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज का ही निकाला जाता है. तो ये तो ऑब्वियसली कॉमन नहीं होगा, ये डॉट होगा. और वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर विल बी स्केलर, तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होगी. और अगर हम आर स्क्वायर का ग्रेडियंट निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर आर कैप. तो ये हो जाएगा 2r आर कैप या 2 वेक्टर आर. तो इस केस में आई विल गो विथ ऑप्शन डी. ओके. ये 95 है. अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस. डिफेंगे तो ये पहले होगा, उसके बाद हम कुछ पॉइंट उस पैरामीटर स्पेस से सेलेक्ट करेंगे, ये सेकंड होगा. उसके बाद हम अपने इंटरेस्ट का कुछ पॉइंट लेंगे, अपने इंटरेस्ट की कुछ क्वांटिटी चूज करेंगे, और उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ रिजल्ट निकाल के स्टैटिस्टिकल एवरेज कैलकुलेट करेंगे. तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर दिस केस. ओके. According to single particle cell model, the nuclear ground state of Mg will be. तो Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो
12 होता है, Z इज इक्वल टू 12। तो और इसमें 12 प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन इसमें 13 होंगे। तो ये हमको पता है कि इवन कंपोनेंट का हम न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, तो सिर्फ ऑड का बात करते हैं। तो ऑड के इसके हिसाब से सबसे पहले जो होता है वो 1 यस सेल होता है, और